पहला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है, लिखो व्हाट इज फ्रिक्शन। आंसर लिखेंगे, फ्रिक्शन इज अ फोर्स that comes into play when two surfaces comes in contact with each other। हम रिपीट कर देंगे खुद से। फ्रिक्शन इज अ फोर्स that comes into play when two surfaces सर फोर्स के come बाद in contact with each other। सर सरफेसेस के बाद फोर्स comes in contact with each other। तब फोर्स के बाद बोलिए तो फोर्स के बाद अच्छा, स्टार्टिंग से बोल देते हैं। फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले when two surfaces comes in contact with each other। इसका मतलब सोचिए, आप समझाइए क्या मीनिंग है इस स्टेटमेंट का। कोशिश करो, पढ़ के देखो, जरूर समझ में आएगी बात। सर व्हेन टू सरफेसेस, जब दो सरफेस एक साथ कांटेक्ट में आते हैं। यस, ऐसा कुछ लिखो तो डायग्राम में, ऐसा ध्यान देना। मान लो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसा कोई इसको ऐसा पुल कर रहा है, खींच रहा है। अब बताओ, आप इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, पीछे भी एक फोर्स लग रहा होगा। खुद सोचो ना, आप जैसे ट्रॉली बैग खींचते हैं, ट्रॉली बैग में नीचे व्हील्स लगा होता है तो आपको आसानी होता है। अगर व्हील्स नहीं रहे या व्हील्स खराब हो जाएं तो मुश्किल से खींच पाते हैं उसको आप, क्योंकि एक रिटार्डिंग फोर्स लगता है। इसी फोर्स को फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। ये फोर्स जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, खींच रहे हो, पुल कर रहे हो आप, या फिर पुश भी कर सकते हैं, पुशिंग भी होता है ना, यहाँ पे पुल कर सकते हैं। ये डायग्राम ऐसा ही पॉसिबल है। ये आदमी ऐसा, मानो मैं बना दूं एक आदमी ऐसा, और इसको वो पुश कर रहा है, इसको धक्का दे रहा है ऐसा। तो भाई खुद बताओ, तो ये आगे की तरफ धकेलना चाहेगा तो पीछे में फोर्स लगेगा, यस और नो? यस सर। वो इस तरफ धकेलना चाहेगा, फोर्स किधर लगाएगा तो उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा। मान लो जैसे घर में साफ सफाई होती है, बड़ा सा ट्रंक को आपको हटाना होता है तो आप फोर्स लगाते हैं। आप बोलते हैं यार दो तीन आदमी और लोगों, हिल नहीं रहा है, ये हिल नहीं रहा इन द सेंस कि काफी ज्यादा रिटार्डिंग फोर्स है। जब दो तीन लोग लगते हैं तो वो पूरा पूरा हिल जाता है। इन द सेंस अपोजिट एक फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। और ये तब जब सरफेस कांटेक्ट में, ये मस्ट है, ये लाइन सरफेस कांटेक्ट में होना चाहिए, एक फोर्स लगेगा वहां पे। और क्या बोले, सिंबल स्मॉल एफ है, फ्रिक्शन का कैपिटल एफ से फोर्स बोलते हैं। चलो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सर पेज नंबर 1 कर लेंगे इसको। इसमें लिखो, नोट करके नीचे लिख लो। अच्छा, पहले खुद से बताओ, क्या ये मोशन के अपोजिट ऑलवेज लगेगा या फिर मोशन के सपोर्ट में रहेगा ये फोर्स? कौन बताएगा? क्या सर? आप इधर पुल किए तो ये उल्टा लगा, आप इधर पुश किए तो भी ये उल्टा लगा, तो मोशन के डायरेक्शन में होगा या मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा? ऑलवेज कॉमन सेंस लगाओ। सर मोशन डायरेक्शन में। आप पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं हमको? जैसा आप हमसे बोले हैं, लगा जैसे हम ही से पूछ रहे हैं। और लोग सोचे सर ऑपोजिट डायरेक्शन। यस, ऑलवेज अपोजिट, ऑलवेज अपोजिट। यस लिखो, इसका नोट करके लिखो, द फ्रिक्शनल फोर्स
The frictional force always acts in the opposite direction. Always acts in the opposite direction of motion of body. Of motion of a body. क्या यहां तक समझ में अच्छे से आ गया? नेक्स्ट लिखो, जैसे कोई भी पूछता है बताओ क्या कारण है, क्या रीजन है इसका फ्रिक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, व्हाट आर द काउज ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट आर द काउज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का क्या रीजन है। व्हाट आर द काउज ऑफ फ्रिक्शन। तो इसके 3 बेसिकली रीजन है, जरा मैं समझा दूं पहले तो समझना तब बताऊंगा। अच्छे से सोचो तो आप, मैं मनस्वी आपसे पूछता हूँ, सरफेस अगर स्मूथ रहे, सरफेस अगर रफ रहे, सरफेस बहुत ज्यादा रफ रहे, कॉमन सेंस लगाओ, ज्यादा फ्रिक्शन कहाँ होगा? सर जो स्मूथ होगा सर। ये तो गलत जवाब है। स्मूथ में तो सबसे कम फ्रिक्शन होगा, सबसे कम होगा फ्रिक्शन ना। जो रफ, बहुत ज्यादा रफ सरफेस रहेगा वहां पे आपको फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो पहला तो वही है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, क्वेश्चन आंसर में लिखो, देयर आर मेनली 3 फैक्टर्स, देयर आर मेनली 3 फैक्टर्स responsible for friction. पहला लिखो, the roughness of both surfaces. पहला, the roughness of both surfaces. इसमें लिखो, इसके बारे में लिखो, if both surfaces are irregular or rough, comma though, the force of friction is very high. The force of friction is very high, due to which the movement of the object would be restricted. अब यहां सोच के देखो, अगर दोनों सरफेस आपका रफ रहा, दोनों रफ सरफेस है, प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल आपके पास है ऐसा कोई? सोच के देखो तो पहले कि भाई दोनों सरफेस रफ था और पुश या पुल करने में बहुत मेहनत करना पड़ा, ऐसा कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचो। नहीं सोच पाते? हॉरिजॉन्टल सरफेस मान लो बहुत रफ है और आपको कोई ऑब्जेक्ट को पुल करना है,
पता चला, जैसे मान लो आपको एग्जांपल देते हैं ट्रॉली बैग का, ट्रॉली बैग में जो व्हील्स लगे हैं वो व्हील्स नहीं हो या खराब हो गए तो आपको खींचने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, और बहुत ज्यादा अगर वेट है उस ट्रॉली बैग का तो आप खींच नहीं भी पाएंगे, ऐसा भी होता है ना। सोच के देखो, बहुत ज्यादा वेट है अगर उसमें तो खींचना पॉसिबल नहीं होता, ये काफी स्लो हो जाता है। यहाँ पे सरफेस स्मूथ नहीं है, सोच के देखो, अगर 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 हॉरिजॉन्टल मान लो प्लेन है और व्हील भी लगे हैं तो इजीली आप उसको पुल कर लेते हैं, आपको तो पता नहीं चलता कि भाई कितना वजन अंदर है, क्योंकि वो तो एक सरफेस तो रफ है लेकिन दूसरा सरफेस क्या है, स्मूथ है। दूसरा कौन सा, उसका व्हील, वो तो स्मूथ है ना, वो तो इजीली मूव करेगा। तो सेकंड यही आएगा, या तो दोनों सरफेस रफ रहे तो फ्रिक्शन बहुत हाई हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट लिखो, पहला समझ में आया सब लोग को, पहले एग्री करो। यस सर। यस Yes, sir. सेकंड में लिखो, सेकंड लिखो, द रेगुलरिटी ऑफ अ सरफेस द रेगुलरिटी ऑफ अ सरफेस, ब्रैकेट में लिख दो स्मूथनेस, स्मूथनेस। अब इसमें देखो तो दो ऑप्शन है, देखो रेगुलरिटी मैंने लिखा, रेगुलर सरफेस एक होता है इरेगुलर सरफेस, तो आप देखो दो ऑप्शन, या तो दोनों में से कोई एक सरफेस स्मूथ हो जाए। बार बार मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, हॉरिजॉन्टल पे अगर आप ट्रॉली बैग का व्हील को लगा लोगे, या तो व्हील काफी स्मूथ है आपका, या फिर सरफेस को स्मूथ करो, तो इसमें सोच के देखो, लिखो तो, इफ द surfaces of either the objects are smooth, if the surfaces of either the objects are smooth, there is a less friction force. There is a less friction force due to which object moves easily. Objects moves easily. देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, पहले वाले में दोनों सरफेस रफ था, दूसरे में एक को आपने स्मूथ कर दिया, तो कॉमन सेंस की बात है, जैसे जैसे स्मूथनेस बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रिक्शन कम होते जाएगा, रिस्ट्रिक्शन आसान हो जाएगा। थर्ड लिखो, थर्ड लिखिए, इफ टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्ड, if two surfaces are pressed hard, पहले इसको समझते हैं, थोड़ा पहले समझ के देखो तो इसको लिखना आसान हो जाएगा। अच्छे से देखना, तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये 10 kg वेट का है, एक और मैंने ऑब्जेक्ट लिया वो भी 10 kg का है, और ये जो सरफेस है रफ है, और ये जो सरफेस है स्मूथ है। आप बताओ, आपने इसको इधर फोर्स दिया, फ्रिक्शन तो अपोजिट लगेगा ना, आपने इसको इधर फोर्स दिया, फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा, फ्रिक्शन को स्मॉल एफ से लिखते हैं। अब जरा अच्छे से सोच के बताना इसमें कि इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने इसको ए या बी नाम दे दिया, कौन सा ऑब्जेक्ट सरफेस पे ज्यादा प्रेशर देगा,
दोनों 10 kg का है, लेकिन एक स्मूथ एक रफ है। रफ। सर रफ। रफ वाला, इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं? मनस्वी, Yes, सुशी, sir. Yes, sir. सुशी आप भी एग्री करते हो इस पे कि ये ज्यादा प्रेशर देगा? यस सर। हाँ, अब बताओ ज्यादा प्रेशर ये क्यों देगा? क्योंकि सरफेस तो रफ है और ये स्मूथ है। अब खुद सोचे तो अगर स्मूथ सरफेस है, आप थोड़ा भी फोर्स लगाओगे तो हो सकता है ये आगे बढ़ जाए ऐसा, लेकिन अगर रफ है तो आपको एक ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो जो जितना ज्यादा प्रेशर देगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, जो जितना कम देगा उतना लो। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ना, दिस फ्रिक्शन इज कैसा? लो फ्रिक्शन। दिस फ्रिक्शन इज हाई फ्रिक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? जितना ज्यादा सरफेस पे आप प्रेशर देंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। तो आप इस लैंग्वेज को लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लिख लो, इसमें स्क्रीनशॉट ले लो पेज नंबर 2 करके, पेज नंबर 02 स्क्रीनशॉट लो। इसके बारे में लिखो, the force of friction increases, the force of friction increases between two surfaces, if they are pressed hard, if they are pressed hard, due to which क्या मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा या स्पीडी होगा? ड्यू टू विच मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट becomes restricted, due to which movement of the object becomes restricted। कॉपी में जब इसको लिख रहे हो या लिखना, तो फिर वो डायग्राम का थोड़ा स्पेस छोड़ दो, वो डायग्राम जो आपने क्लिक किया ना वो बनाना पड़ेगा। सर यस, तो फिर से बोलिए तो। फिर से रिपीट कर दें? ओके, Yes. आप एक बार मनस्वी रिपीट कर दो आप क्या मैंने बोला है। रिपीट करो मनस्वी। सर हम आधा ही लिखे सर। इफ द टू surfaces are pressed hard, then sir due to which movement of the object becomes restricted। ये आधा है। सर मैं सर अरे ये सर आपका आवाज कट के आ रहा था, तो सुशी सर आप हमको बोलिए, आपने लगा लिखा आधा है। है। if the two surfaces are pressed hard, the force of the friction is increased between the two surfaces if they are pressed hard, due to which movement of the object becomes restricted। हाँ बिल्कुल पूरा लिखा आपने, तो आप तक मेरी आवाज पूरी चली गई, बाकी वो कट कट के मिला है। ठीक है, ऐसे कैसे बोल रहे हो? फिर से रिपीट कर देते हैं, लिख लो एक बार। The force of friction increases between two surfaces if they are pressed hard, if they are pressed hard, due to which the movement of the object becomes restricted। लिख लिया? यस सर। अभी तक हमने देखो क्या क्या सीखा है, पीछे का एक बार रिकॉल करते चले। हमने सीखा फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन हमने पढ़ा। दूसरा हमने ये भी देखा कि भाई ये जब भी होगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तीसरा हमने ये सीखा कि फ्रिक्शन को लिखते हैं स्मॉल एफ से, फोर्स को लिखते हैं कैपिटल एफ से।
फिर हमने देखा क्या क्या रीजन है, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। उसमें देखा हमने पहला कि भाई दोनों सरफेस अगर इरेगुलर हो तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। दूसरा हमने देखा कि अगर एक सरफेस रफ हो दूसरा स्मूथ हो तो उससे लेस फ्रिक्शन लगेगा। तीसरा हमने पढ़ा अगर दो सरफेस एक दूसरे को ज्यादा प्रेस करेगा तो भी फ्रिक्शन क्या, ज्यादा या कम? बताओ, ज्यादा या कम? ज्यादा। ज्यादा, मोर। मोर ना, गुड, मोर। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अभी तक समझ में आ रहा है आपको शुभम? यस सर। आप समझ रहे हैं सुचि अभी तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हम लोग को टाइप्स पढ़ना है, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? लिखेंगे देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। होता चार है, पढ़ना आपको तीन है, चौथा हायर स्टडी में है, बता देंगे थोड़ा बहुत अभी हम। देखो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट लिखो स्टैटिक फ्रिक्शन, STATIC, स्टैटिक फ्रिक्शन, STATIC, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा लिखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग, SLIDING, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। थर्ड लिखो रोलिंग फ्रिक्शन, ROLLING, रोलिंग फ्रिक्शन। चलो पहले समझ लेते हैं, बाद में लिखवाते हैं इसको। ये तीनों नाम को समझते हैं, समझने के बाद लिखने समय आपको और भी बेहतर तरीके से आप याद रख पाओगे। वीडियो पे रहेंगे सारे बच्चे। पेज नंबर 3 पे आप हैं। तो चैप्टर बहुत बड़ा है नहीं, इसलिए सारे टर्म को समझते हुए चलो, तो फिर आपको फिजिक्स पढ़ने में आगे भी मन लगेगा। देखना ठीक से। पेज नंबर 3, पहला है स्टैटिक, दूसरा मैंने दिखाया है क्या, स्लाइडिंग, तीसरा है रोलिंग। यस, तो चौथा फ्लूइड फ्रिक्शन होता है ना? हाँ चौथा फ्लूइड फ्रिक्शन हायर स्टडी में पढ़ना, आपको थोड़ा बहुत जानना है, सीखेंगे हम लोग। फिलहाल इन्हीं तीनों पे क्वेश्चन है, यही तीनों समझिए अच्छे से, ध्यान देना अच्छे से। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब समझाते हैं आपको। जैसे देखो इमेजिन करो पहले एक लाइन कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आप पुश या पुल कर रहे हैं। आपने क्या किया, अपना बेस्ट एफर्ट लगाया और आपने उसको पुश या पुल करने की कोशिश की, लेकिन आपको लगा कि नहीं यार ये हो नहीं रहा है, लेकिन आपने थोड़ा लास्ट अटेम्प्ट लगाया और आपको अब ये फील हुआ कि अब ये अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा। सो जो जस्ट जब डिस्प्लेस होने वाला है उस समय जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। जैसे नॉर्मल मान लो कि कहीं पे जैसे रूम का दीवार है और आप लगे हुए हैं कि नहीं आज हम इसको गिरा ही के रहेंगे, तो आप बेकार का काम कर रहे हैं, घर वाले बहुत मारने वाले हैं आपको। ये सब काम नहीं करना है आपको। ये नहीं कि नहीं लाओ हथौड़ी लाओ लोड़ी लाओ जो आज हम तोड़ ही देते हैं पूरा दीवार, ये सब नहीं, ये सीन नहीं। जैसे ही आपको लगे कि नहीं अब ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मैं डिस्प्लेस कर दूंगा, उस समय जस्ट रेडी टू मूव, ऐसे याद रखिए लैंग्वेज, जस्ट रेडी टू मूव, जस्ट वो मूव करने के लिए रेडी हो रहा है, उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। स्लाइड करना, स्लाइडिंग तो वर्ड कई बार आप सुने होंगे। स्लाइडिंग मतलब फिसलना होता है ना। अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे स्लाइड कर रहा है, उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको स्लाइडिंग बोलते हैं। रोलिंग, रोल करना मतलब एक गेंद को अगर आप ऐसे फेंकते हैं वो रोल करता हुआ आगे जाता है। रोलिंग हमेशा म्यूट रखेंगे शुभम, आपको म्यूट रहना ज्यादा अच्छा जरूरी है। हाँ, तो रोलिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, रोल कर रहा है किसी दूसरे सरफेस पे। तो पहला लाइन बिल्कुल याद रखिए, जस्ट रेडी टू मूव, जैसे वो मूव करने वाला उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन।
तो अब बारी बारी से लिखो। तो पहला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? सर ये आप लिखवाए थे ना? हाँ, एक बार रिपीट कर दे रहे, कुछ बच्चे एब्सेंट थे उसमें। लिख लो, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? लिखेंगे द फ्रिक्शनल फोर्स that comes into play, the frictional force that comes into play until an object starts moving is called static friction. Until an object starts moving is called static friction. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से मूव नहीं कर रहा है, तो समझे मूव करने ही वाला है, तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। सेकंड लिखो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सर कुछ एग्जांपल स्टैटिक। एग्जांपल आएगा तो हम डायग्राम बना के सिखाएंगे, तीनों एक साथ आ जाएगा। लिखो, व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन? The friction which comes into play when an object moves along the surface of another object, is called sliding friction. It's called sliding friction. थर्ड लिखो, rolling, sorry, क्वेश्चन में what is rolling friction? लिखो, when an object rolls on the surface of another object, सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। yes, when an object rolls on a surface of another object, the force of friction is called rolling friction. The force of friction is called rolling friction. चलो एग्जांपल देख लो, समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ध्यान देना बोर्ड पे, ये सब समझने के लिए एग्जांपल्स काफी हैं। देखो, एक ऑब्जेक्ट है मान लो 50 kg का, और आप इसको पुल कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट है 50 kg का, आप इसको पुल कर रहे हैं और इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई मूवमेंट है ही नहीं इसमें, ये मूव ही नहीं कर रहा है ये। तो इस समय जो फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन, दिस इज, म्यूट रखेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। If there is
नो मोशन, कोई मोशन ही नहीं हो रहा है, आप उसको खींच रहे हैं, आप बैठ गए कि हमसे ना होगा। अब समझिए, आप स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ बहुत ज्यादा है। कई बार होता है जैसे आपको कोई काम दे दिया गया और आपसे हो ही नहीं पा रहा है, तो आप बैठ जाते हैं फिर कि रहने दो यार, हमसे नहीं होना है, कोई और कर ले, चलेगा। दूसरा, ये ऑब्जेक्ट मान लो 20 kg का है और आप इसको इजीली मूव कर रहे, ये ऑब्जेक्ट फिर यहाँ आ गया समझो, फिर आगे मूव किए, फिर ऑब्जेक्ट ये यहाँ आ गया ऐसा। अब बताओ तो, ये ऑब्जेक्ट दूसरे के सरफेस पर स्लाइड कर रहा है ना, आगे खिसक रहा है ऐसा, तो इस समय जो फोर्स लगेगा, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, ये क्या होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट starts moving, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आप भी खुश हो रहे हैं, चलो 50 किलो हिला नहीं था, 20 किलो लेके दौड़ गया, तो आप खुश हो गए बिल्कुल कि चलो हमसे हो रहा है। तीसरा, रोलर आप देखे होंगे अक्सर, मान लो जैसे क्रिकेट गेम देखते हैं या फिर खेले भी होंगे, तो जो पिच को रोल करने समय रोलर यूज करते हैं सिलेंड्रिकल, कुछ ऐसा सीन हुआ होगा, कभी देखा होगा आपने, सिलेंड्रिकल ऐसा, ये सिलेंड्रिकल ऐसा देखा है क्या? ऐसा सिलेंड्रिकल होता है जो पिच को रोल करते हैं, या जो घर में जैसे देखते हैं रोटी बने तो बेलन यूज करते हैं। अब यू कहने सर ये भी नहीं देखे हम, ये कैसे पॉसिबल है भाई? बेलन जो यूज करते हैं, इससे बेहतर एग्जांपल क्या मिल सकता है? वो समझो रोल कर रहा है, वैसे भी देखिए कैसे बाजार में एग रोल, चिकन रोल, ये सब खाते, सब रोलिंग का ही कहानी है, सब रोल करके आपको देता है। तो यहाँ पर रोलिंग का कुछ ऐसा सीन है सर। ये खाने पीने का सवाल आता तो जल्दी समझ में आता है, खासकर खाने पीने का और पैसे का। एक बार ऐसे तो पढ़ा रहे थे तो बच्चा थ्योरी समझ ही नहीं रहा, पैसा का बात किए, सब आंख पैर सब खोल दिया, हाँ सर कहिए। अच्छा बात है। तो फिलहाल रोलिंग फ्रिक्शन ये है जब वो समझिए रोल्स कर रहा है एक सरफेस पे। पहले में क्या सीखा आपने, ये भाई कुछ नहीं होना है इसका, आप खींच रहे हो, घर वाले खींच रहे हैं, सब खींच रहे हैं, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रह गया, नो मोशन। दूसरा में ये स्लाइड करना शुरू कर गया, सब एक साथ खुश हो रहे हैं। तीसरा, एक साथ दूसरे सरफेस पे रोल्स करना चाहिए ऐसा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके खुश हो जाइए। शुभम आप क्या समझे हैं, क्योंकि समझते तो आप ही हैं। यस सर। हाँ, तो इस एग रोल से, सॉरी इस रोलिंग से क्या समझे आप? सर वो रोलिंग, वो ऑब्जेक्ट रोल करता है दूसरे सरफेस पे। अच्छा, ये स्टैटिक का मतलब क्या है? सर स्टैटिक फ्रिक्शन, नो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि आप पुश या पुल कर रहे हैं तो कोई उम्मीद नहीं है आगे भी। ठीक है, जैसे स्कूल में गुस्सा हुआ गए और दीवार गिराने लगे स्कूल का, तो उससे कोई फायदा नहीं है, बहुत मारता उधर। ओके चलिए, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। क्या अभी तक सब समझ में आया आप लोगों को? सोचिए, समझते हैं? Yes, sir. गुड, तो ये सब याद भी हो सकता है आप लोग अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, देखो दो है। फ्रिक्शन का नॉर्मली लोग सोचते हैं सर ये मोशन को हमेशा अपोज करता है सर, तो इसका एडवांटेज कुछ होगा ही नहीं, जब भी होगा डिसएडवांटेज होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फायदा भी नुकसान भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में लिखो, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। चलो पहले समझते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर तो आप समझदार हैं। पेज नंबर 4 पे आते हैं।
जैसे नॉर्मली देखिए हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं ताकि तुरंत समझ में आपको आएगा, क्योंकि अक्सर प्रैक्टिकल से ही समझ में आता है। जैसे नॉर्मल देखो, बरसात का दिन शुरू होने वाला है, ठीक है। बरसात के दिन में खतरा अंदर भी है, बाहर भी होता है। आप जैसे रोड पे निकल गए, सरफेस रोड का गीला है बिल्कुल, आप चल रहे हैं, कभी कभी लगता हो कि आप अगला पैर आप रखे लेकिन वो पैर अपने आप आगे बढ़ रहा है, समझते हैं, मतलब वहाँ फिसलन थोड़ा होता है। तो बताओ, सोचो, अगर आप अपने पैर रखा वहां पर, जमीन वहां थोड़ा गीला है या मिट्टी वहां की गीली है और आप फिसल रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आप रुक जाएं। आसपास आप दीवार वगैरह पकड़ते हैं, पता चला दीवार भी चिकना है, पता चला दीवार भी चिकना है, आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, लास्टली आप डाउन द अर्थ, मतलब जमीन पे गिर जाते हैं। अजीब सा लगता है आपको, उठ के चुपचाप घर चले आते हैं। तो हम बताने ये चाह रहे हैं कि फ्रिक्शन आपके चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सर। फ्रिक्शन आपके चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर रफ सरफेस नहीं रहे, स्मूथ रहे, तो आप समझिए कि फिसलते ही चले जाएंगे, रुक ही नहीं पाएंगे आप। दूसरा, अगर आप अपने पेन से लिखते हैं कॉपी पे, कॉपी का सरफेस रफ है तभी लिख पा रहे हैं। सोचिए, देखो जिस पेज पे आप लिख रहे हो वहां पे थोड़ा किसी कारण से वायली कोई चीज वहां पे गिर गया, कभी थोड़ा तेल गिर गया, नॉर्मली पेन आपका चलता ही नहीं, आप पेन फेंक दिए बाहर, पता चला पेन में गड़बड़ी नहीं था, पेज पे तेल गिरा था। इसका मतलब आप जो सरफेस पे लिखते हैं, जो पेन से या पेपर पे, उसके लिए आपको रफ होना जरूरी है। जैसे दीवार में मान लो कील आपको लगाना है, तो दीवार तो थोड़ा सा रफ रहेगा, तब तो कील जाएगा ना अंदर यार। पता चला इतना स्मूथ है, कील फिसल जा रहा है बार बार, तो कैसे आप लगाएंगे उस पे? समझ रहे हैं सब एग्जाम्पल? दीवार पर। हाँ, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आपको समझने के लिए फ्रिक्शन का नीड है। तो आपने क्वेश्चन लिखा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, लिखेंगे इसके आंसर में, देयर आर फॉलोइंग एडवांटेजेस, देयर आर फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। पॉइंट वाइज लिख लो, ज्यादा आसान रहेगा। पहला लिखो, इट अलाउज अस, it allows us to walk on the earth surface, it allows us to walk on the earth surface, अर्थ पे चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा लिखो, it allows us to write W-R-I-T, write, to write with a pen on a surface of a paper, on a surface of a paper. तीसरा लिखो, it allows us to fix a nail in the wall, it allows us to fix a nail in the wall. चौथा लिख लो, सर थर्ड क्या बोले? it allows us to fix a nail, N-A-I-L, nail, in the wall. इन द के बाद सर wall, दीवार, W-A-L-L. नेक्स्ट लिख लो, any object comes to rest due to friction. बताओ, ये चारों पॉइंट समझ में आए बात ठीक से? प्रैक्टिकल सब है ना ये सब? बिल्कुल बिल्कुल, देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं कि भाई आपको पेन पेपर चाहिए तो फ्रिक्शन। कौन है सर? 4 नंबर का बोल देते हैं। एक मिनट, आर्यन बोलिए। सर एनी ऑब्जेक्ट के बाद क्या बोले? Any object comes to rest due to friction. सर 4 यस, शुभम क्या बोल रहे हैं? सर 4 नंबर में फिर से बोल देता हूँ। हाँ, बोले इसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, एनी ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन।
अब जैसे मान लो इसको समझना हो चौथे वाले पॉइंट को, तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो बाइसिकल की बात हो या फिर कार की बात हो, कुछ भी हो, एक तो उसमें ब्रेक्स भी होते हैं ना, ब्रेक्स होते हैं, जरूरत पड़ने पे आदमी भीड़ भाड़ में या फिर कभी ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे ब्रेक लेने की जरूरत है, ब्रेक लेते हैं, पता चला कि सरफेस स्मूथ, आप ब्रेक लिए जा रहे हैं, आगे बढ़ाया जा रहा है। सोचिए, अब ब्रेक ले रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, ब्रेक फेल बोलता है ना उसको, ब्रेक लिए जा रहे हैं, सरफेस स्मूथ है, चल दिया, जो सामने आया उसको भी लेके चल दिया, तो ऐसे करने से तो नहीं ना होगा। ऐसे नहीं, फ्रिक्शन नीड है वहां पे। तो गाड़ी के चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रुकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेपर पेन यूज कर रहे हो वहां रिस्पॉन्सिबल है, दीवार में कील लगाना है वहां पे जरूरत है आपको, तो फ्रिक्शन का नीड है। सोच के देखो, एक और छोटा सा एग्जांपल, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है, आप सबों ने नॉर्मली देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत ज्यादा याद हमको आता है, तो हम सोचते हैं बोल ही दें, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल का मजा ही कुछ और है। आप जैसे देखो माचिस, आपने जरा माचिस यूज किया होगा, आपने एक माचिस का तीली को माचिस पे ऐसा कहीं भी थोड़ी रगड़ते हैं, जहां पे दिया रहता वहां पे ना, कि नहीं सर लिए थे, कहीं भी रगड़े नहीं जल रहा था, ऐसा नहीं। तो आप सोचो अगर वो जहाँ पे माचिस का तीली आप रगड़ रहे हैं, जहाँ पे आग निकलने के चांसेस है, वो सरफेस खराब हो चुका है, आप भी निश्चिंत है कि अब जलना नहीं है, तो आप देखते होंगे वो सरफेस पे या तो वर्क होता है या नहीं होता है, या समझो स्मूथ ज्यादा हो गया तो वहां पे, अच्छा सोचो तो अगर जहाँ पे आप तीली को लगाते हैं माचिस के डब्बे पे, अगर वो सरफेस स्मूथ हो जाए तो क्या कभी फायर होगा? क्या माचिस की तीली जलेगी? कभी देखा है ऐसा कि बरसात के दिनों में थोड़ा बहुत अगर भीग गया नॉर्मली ऐसा, तो घर में माँ हो या कोई भी हो तो थोड़ा उसको पोंछ के पहले थोड़ा सा सूखा कर देते हैं, तब माचिस की तीली लगाते हैं उसपे? क्या पेट्रोल लगा देते हैं उसपे? नहीं नहीं, उस सरफेस को थोड़ा रफ कर देते हैं तब लगाते हैं। तो भाई रफनेस ही समझो एक तरह का क्या है, फ्रिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का क्या क्या डिसएडवांटेजेस, क्या क्या इसका नुकसान है? इसको भी थोड़ा समझ सकते हैं हम लोग, अच्छे से सुनना, तो सब लोग वीडियो पे रहिए। अच्छे से बताओ सोच के, अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा रहा रोड पर, तो व्हीकल का चलना इजी है या टफ है? सर टफ हो जाएगा, टफ गाड़ी हो जाएगा, बिल्कुल। हाँ सही है। या फिर देखो कभी अगर साइकिल वगैरह या गाड़ी वगैरह पंक्चर होती है, तो वो सरफेस अर्थ का ज्यादा पकड़ता है ना, तो आपका स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाता है। जैसे आप साइकिल में हवा ले लेते हैं या पंक्चर बनवा लेते हैं, तो फिर से देखो स्मूथली चलने लगता है, क्योंकि कम सरफेस, कम पार्ट सर कांटेक्ट में होता है अर्थ के। तो चलो इसके बारे में लिख सकते हैं आप। पहला लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। देयर आर फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। पहला, ड्यू टू फ्रिक्शन there is decrease in the speed of a moving object. Due to friction there is a decrease in the speed of a moving object. दूसरा, due to friction ब्रैकेट में लिखो वेरी लार्ज, ब्रैकेट बंद करो, there is a production of heat. There is a production of heat which leads to wastage of energy, which leads to wastage of energy.
ड्यू टू फ्रिक्शन, नेक्स्ट लिखो पॉइंट, ड्यू टू फ्रिक्शन the efficiency of a machine decreases. ये देखो तीनों प्रैक्टिकल ही हैं। अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो तो मशीन का एफिशिएंसी भी कम हो जाएगा। कैसे सोच के देखो तो, अगर एक नया मशीन या नया कोई इंस्ट्रूमेंट आप लाते हैं, वो जब तक नया तब तक स्मूथली वर्क कर रहा है, बाद में देखते हो वो जब वर्क करना थोड़ा कम हो जा रहा है तो आप उसमें कुछ ग्रीसिंग करते हैं या ऑयल डालते हो उसमें ताकि वो स्मूथ वर्क करे। काफी पुराना, जैसे मान लो घर में फैन ही है, कभी कभी देखते हो वो आवाज करने लगता है नॉर्मली, तो उसमें ग्रीसिंग किया जाता है या फिर उसका या फिर उसको समझो तेल वगैरह देकर नॉर्मल सही करते हैं। घर में कोई मशीनी पार्ट है, मान लो सिलाई मशीन ही है, कभी कभी देखते हो उसमें मशीन का तेल डाल के उसको स्मूथ करते हैं। तो फ्रिक्शन अगर ज्यादा हो तो मशीन का एफिशिएंसी घट जाता है। दूसरा, अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो तो उससे हीट भी प्रोड्यूस होता है, और जो कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है। समझते हैं? और तीसरा, अगर मान लो कि स्पीड फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि भाई स्पीड डिक्रीज हो जाएगा व्हीकल का। एक सोच के देखो, एक रफ सरफेस पे गांव वगैरह में जो जमीन होती है, अक्सर उबड़ खाबड़ जमीन होती है वहां पे जो अच्छे, और एक हाईवे का जो होता है, खुद सोचो वही गाड़ी अगर दोनों जगह चले तो स्पीड ज्यादा किस में रहेगा? कहाँ पे होगा स्पीड ज्यादा? हाईवे वाले रोड पे। हाँ, क्योंकि भाई सरफेस अगर जितना कम फ्रिक्शन देगा उतना ज्यादा आप एफिशिएंसी वहां बढ़ेगी स्पीड की। और सोचिए स्पीड बढ़ने से आपका जिसको माइलेज वगैरह बोलते हैं, माइलेज वर्ड से मे भी फैमिलियर है कि नहीं आप, माइलेज वगैरह जो वर्ड है वो फ्रिक्शन उस पर भी डिपेंड करेगा। फिलहाल इतना पॉइंट याद रखेंगे हम लोग, इतना पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। क्या इसको रिवाइज कर सकते हैं ठीक से आप लोग? अभी देखो हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, कैसे फ्रिक्शन को घटा सकते हैं, कैसे फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है फ्रिक्शन को घटाने बढ़ाने का। फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग। क्या आज का क्लास समझ में आया है ठीक से बाकी सारे बच्चों को? यस सर। अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट तो बहुत कम लिया हुआ आपने ना, अच्छे से आपने लिखा है ना, उसको आप ग्रुप में भेज सकते हैं, सॉरी मेरे पर्सनल वाले व्हाट्सएप पे जैसे अटैच्ड है आप। सूची आपने लिखा है ठीक से? Yes. क्या उसको याद भी रख सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं? Yes, sir. गुड। आपने मैथ्स भी ठीक से पढ़ा आज? काफी Yes. क्वेश्चन किए ना हमने काफी क्वेश्चंस किए उसमें, सारे अच्छे से रिवाइज कर लोगे। आर्यन आपने ठीक से पढ़ा है? यस सर। नोट्स को अच्छे से रिकॉल कर लेंगे ठीक से। वेडनेसडे को फिर से आपका फिजिक्स का पेपर है, मैं आपसे पूछताछ करूंगा। जल्दी एसएसटी वाले सर भी आपके साथ जुड़ेंगे जो एसएसटी की क्लास आपका शुरू करेंगे। सुमन आप भी ठीक से पढ़े हैं? यस सर। तो चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, रिवाइज करो ठीक से, फिर कल मिलेंगे अपने समय से हम लोग, ठीक है? ओके।